टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। काश जिंदगी में वो मकाम आए, गुजर चुके हैं जो मंजर उनकी कभी न याद आए। जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें भूल जाना ही अच्छा होता है। ऐसे अनुभव जिनके लिए ये कहा जाता है कि इनको याद ना करो, लेकिन उनसे मिले सबक हमें हमेशा याद रखने चाहिए। कोविड पिछले कुछ वर्षों में हमने सभी ने अनुभव किया और बहुत सारी चीज़ें और बातें उससे हमने समझी हैं। उन बातों को साथ लेकर चलना है और उन सावधानियों का पालन करते रहना है, क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी हमारे बीच है। कोविड का प्रभाव कैसे हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर और क्या स्थिति है फिलहाल कोविड इन्फेक्शन को लेकर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड एक श्वसन संबंधी संक्रमण है जो कोरोना वायरस के कारण फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर उसके नाक व मुंह से निकली बूंदों में ये वायरस मौजूद होता है और उसके आसपास उपस्थित लोगों को प्रभावित कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक कर रखें, रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें और प्रयोग किए गए टिश्यू को सावधानी पूर्वक बंद कूड़ेदान में फेंक दें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से इस रोग से प्रभावित होने का खतरा रहता है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, उसकी देखभाल करने वाले लोग और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना आवश्यक है। जरूरी है कि जिस व्यक्ति के संक्रमित होने का शक हो उसे आइसोलेशन में यानी अलग रखा जाए। साथ ही बीमारी का सही प्रबंधन होना चाहिए। सावधानी के तौर पर साबुन और पानी से सभी को बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें, सावधानी रखें और कोरोना वायरस से बचाव करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, जो नया स्ट्रेन आया है कितना खतरनाक हो सकता है और क्या सावधानियां रखनी है, ये बताने के लिए उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष गिरी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। नमस्कार। आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विजय हड्डा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और कोविड से संबंधित बहुत सी ऐसी धारणा है जिनके विषय में सही बात बताना ज़रूरी है। क्या तथ्य है वो हम आपको बताएंगे। ऐसे कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी लेते हैं बचाव के बारे में कोविड संक्रमण से और वो बातें जो महत्वपूर्ण हैं इसके विषय में जानना समझते हैं विशेषज्ञों से। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष गिरी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले कुछ सप्ताह में हमने देखा कि लगातार जो कोविड संक्रमण के मामले हैं उनमें वृद्धि हो रही है। क्या स्थिति है फिलहाल और आने वाले कुछ महीनों में क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कोविड का नया वेरिएंट जो XBB.1.16 अभी हमारी सराउंडिंग में, हमारी कम्युनिटी में है और उसके केसेस डे बाय डे थोड़ा सा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत ही माइल्ड हैं और उससे एडमिशन हॉस्पिटल में ना के बराबर हैं, या ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट और मोर्टेलिटी रफली ना के बराबर है। लेकिन फिर भी जी डॉक्टर विजय हड्डा, ये जो नया वेरिएंट है किस तरह से डिफरेंट माना जाए या क्या इसमें अंतर है जो पहले वेरिएंट्स हम लोगों ने देखे हैं, चाहे बात हो इन्फेक्शन फैलने की या फिर बात हो सिवियरिटी जो पेशेंट्स में हो सकती है? देखिए, जो वेरिएंट है, अगर हम देखें पहले अल्फा वेरिएंट था, फिर डेल्टा था, फिर ओमिक्रॉन है। तो ये जो अभी का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। तो इसमें हमने देखा था कि ओमिक्रॉन जो है ना उसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा था, वो जल्दी जल्दी फैलता था दूसरे लोगों में। इसमें भी ऐसा ही है, पर अच्छी बात ये है कि इसका जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लक्षण भी थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे पहले हमें टेस्ट चला जाता था, स्मेल चली जाती थी, वो इस वाले जो वेरिएंट की वजह से कम जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात, जैसे डॉक्टर गिरी ने बताया, सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीवियरिटी डिजीज़ की है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इस वाले वेरिएंट में।
और हॉस्पिटलाइजेशन का भी बहुत कम जरूरत पड़ रही है जी। और शायद यही कारण है कि सब लोग जान रहे हैं कि सिवियरिटी ज्यादा नहीं है डॉक्टर गिरी, इसीलिए कुछ लापरवाह भी हो गए हैं। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, रेस्पिरेटरी हाइजीन भूल गए हैं, हाथों को सैनिटाइज करने की या उसको साफ करने की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। क्या आप मानते हैं कि सतर्कता बनाए रखना बहुत अहम होगा, खास तौर पर क्योंकि जब नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ता है तो एक तरह का पैनिक भी हमने देखा पिछले वर्षों में कि फैल जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अस्पतालों में बेड्स नहीं अवेलेबल, तो किस तरह से हॉस्पिटल एडमिशन होगा और ऐसे तमाम चीजें। देखिए, इस वेरिएंट से उस तरह से कम्युनिटी में कोई खौफ तो नहीं है, लोग डरे भी नहीं हुए और इनको इस टाइम पे लोगों को आदत भी पड़ गई है। वास्तव में देखा जाए तो इस टाइम पे कोविड हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में एक एंडेमिक डिजीज की तरह हो जाएगा और वो हो चुका है। हर सीजन में इसके कुछ ना कुछ केसेस आएंगे, पर हर बार ये माइल्ड होता रहेगा और माइल्ड होके शायद हो सकता है डाई आउट कर जाए। हाँ, ये भी बात सच है कि जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है या एज ज़्यादा है, कोमॉर्बिड है, उन लोगों के लिए इसमें फिर भी कुछ खतरा बना रहता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अप्रोप्रिएटली फॉलो करना एक मैं आग्रह करूंगा उसके लिए, जिसमें आता है कि आप छींकते हुए अपने मुंह के सामने, नाक के सामने अपनी कोहनी से अपना ढक लें या रुमाल का यूज़ करें, क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं, मास्क लगाएं और जब हो पाए तो अपने हाथ जब भी गंदे होते हैं फ्रीक्वेंटली हाथ को वॉश करें। और इन चीज़ों को एहतियात बरतते हुए यदि किसी को फिर भी कोविड के लक्षण आते हैं, जैसे छींकना, बुखार होना, खांसी होना, तो वो अपने डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर लें, पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें और जैसे फिर डॉक्टर एडवाइस करता है उस तरह से हम फॉलो करें। जी डॉक्टर विजय, ये जो मौसम है इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार क्योंकि आजकल बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, किसी दिन बारिश हो जाती है तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, फिर गर्मी अचानक से बढ़ रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फ्लू लाइक सिम्टम्स जरूर हो रहे हैं। ऐसे में कब ये तय करें कि कोविड के लिए टेस्ट करवा लिया जाए और सभी लोग जिनको ऐसे लक्षण हो रहे हैं क्या टेस्टिंग कराने की आवश्यकता है? और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये सोचकर कि साधारण या मामूली फ्लू है, आम से लक्षण है, खुद ही दवा ले लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जरूरी नहीं समझते। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसमें एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो देखो, ये जो सीजन होता है इसमें जो कोविड से पहले भी हमने देखा है कि जुकाम, खांसी, बुखार, जो वायरल इलनेसेस है काफ़ी कॉमन होती थी। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ बीमारी होगी सब कुछ कोविड की वजह से ही होगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये कोविड भी है तो उसका जांच कराना चाहिए ताकि अगर कुछ होता है तो बाद में हम उसको टाइमली उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। तीसरा ये है कि आप जो इलाज लेते हैं अपने आप से, जैसे बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं कि अजिथ्रोमाइसिन इतना कॉमनली लेके जो भी जुकाम हुआ, बुखार हो तो जल्दी से अजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं। देखिए, बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सिंपल वायरल हो, चाहे वो कोविड हो, और ऐसा नहीं कि बुखार सिर्फ इन 2 बीमारियों से होता है, हजारों बीमारियां होती हैं, सबके इलाज अलग अलग होते हैं। तो मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण सलाह जो यही है कि आपको अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और उसके बाद जो डॉक्टर बताते हैं उस हिसाब से अपना इन्वेस्टिगेशन करना है या ट्रीटमेंट लेना है उसको फॉलो करें। जी डॉक्टर गिरी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आजकल जो दवाएं हैं और क्या ट्रीटमेंट किसके लिए होना चाहिए, वो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है और लगभग हर व्यक्ति के पास, चाहे इंटरनेट के माध्यम से या किसी दूसरे लोगों के माध्यम से, ये जानकारी है। कितना हानिकारक हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन करना, और ख़ास तौर पर उन स्थितियों में जहां पर लोगों को पहले से ही कोई समस्या है, हार्ट पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, डायबिटिक्स हैं, जिनकी पहले से ही दवाएं चल रही हैं, सेल्फ मेडिकेशन कितना बड़ा खतरा? हम मेडिकेशंस को 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ऑन द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन्स होती हैं जो कि सेफ हैं और कुछ कंडीशंस में हम उनको अलाउ करते हैं, ऑन द काउंटर आप जाके उसको ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप मेडिकेशंस लेना, कुछ मेडिकेशंस जैसे एंटीबायोटिक की बात डॉक्टर साहब ने की, वो और कुछ एक और दूसरी मेडिकेशंस हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। यदि आपको कोई कंडीशंस है जैसे लिवर डिजीज है या किडनी डिजीज है या हार्ट डिजीज है कि कौन सी मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए, तो ऑन द काउंटर जाके एंटीबायोटिक या दूसरी कोई भी मेडिसिन अपने आप ना लें। ये तो एक सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। हाँ, जहाँ तक सिंपल वायरल फीवर की बात है या सिंपल जुकाम की बात है,
उसके लिए माइल्ड कंडीशंस में कोई व्यक्ति ऑन द काउंटर जाके पैरास्टामोल टैबलेट जो यूजुअली हम प्रेस्क्राइब करते हैं बुखार के लिए वो ले सकता है। जहाँ तक वायरल इलनेस की बात है, जैसे कि सभी लोगों को पता है कि वायरल इलनेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन यूजुअली इफेक्टिव नहीं होती, और इसी तरह से कोविड में भी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हमें कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिंपली यदि बुखार तेज़ होता है तो बुखार के लिए कुछ मेडिसिन पैरास्टामोल, यदि 100 के बियॉन्ड ज़्यादा है और आदमी का वेट 50 केजी के अराउंड है तो वो 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट ले सकता है। इसके साथ ही यदि हम होम रेमेडी की बात करें, जैसे कि प्रीवियस कोविड में सभी लोगों ने देखा है कि हमारी अपनी आयुर्वेदिक या होम रेमेडीज़ काफ़ी इफेक्टिव रही हैं जी, और घर में रह के वो होम रेमेडीज़ ले सकते हैं। लेकिन जब भी व्यक्ति सीवियर कैटेगरी में जाता है, यानी कि उसका फीवर परसिस्ट कर रहा है 4 से 5 दिन के बियॉन्ड, बहुत तेज़ खांसी हो रही है, या उसको चक्कर आ रहा है, या वो गिर जाता है, नीलापन आ रहा है, या उसने घर पे ऑक्सीजन चेक किया है, या उसको बेहोशी टाइप आने लगी है, तो इन सब कंडीशंस में जब ऑक्सीजन फॉल करता है 95 के बियॉन्ड नीचे आता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, और उसके लिए फिर स्पेसिफिक टेस्ट करने के बाद यदि कोविड है तो स्पेसिफिक मेडिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कोविड से बचाव के बारे में। कोविड के संबंधित ये जानकारी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कोविड के संक्रमण के विषय में हम बात कर रहे हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गिरी, बहुत बार ये देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि कोविड हुआ, उसके बाद उनकी पैल्पिटेशंस बढ़ गई, पल्स रेट हाई रहने लगा, और इस तरह की दिक्कतें कितनी आम हैं और कितना खतरा बन सकती हैं, और ये माना जाए कि कितने समय तक फॉलोअप्स की आवश्यकता होगी ये देखने के लिए कि ये समस्याएं या जटिलताएं जो कोविड के संक्रमण के बाद या लॉन्ग कोविड के बाद हो रही हैं वो कम हो जाएं। कोविड के लक्षण की बात करें, हम शॉर्ट टर्म लक्षण जैसे कि यूजुअली सभी लोगों को हम बार बार बताते ही रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, यदि लॉन्ग टर्म कोविड की बात करें तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कोविड जिन लोगों को पहले हुआ था उसकी वजह से वो क्लिनिक्स में आते हैं, जिसमें ज़्यादातर जॉइंट का है, फैटीग का है, डिप्रेशन होना, मन में काम में मन ना लगना, कई बार हार्ट डिजीज़ का होना, और या क्लॉट बन जाना बॉडी में, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। लंग्स में जैसे जिसको निमोनिया हुआ उसका फाइब्रोसिस होकर लंग का फंक्शन कम हो जाना, ये बड़ी कॉमन सी कंडीशंस हैं। हार्ट की कंडीशंस के साथ भी काफ़ी लोग क्लिनिक्स में आते रहते हैं और ये लंबे टाइम तक चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक इनके निदान की बात है, स्पेसिफिकली लॉन्ग कोविड के लिए हम स्पेसिफिक क्लिनिक्स आमतौर पे बड़े हॉस्पिटल में यूजुअली चलाते हैं, और उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशंस कुछ टाइम ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए और अपना इलाज करवा लेना चाहिए। यदि किसी को रिपीटेड कोविड होता है, एक बात मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा था, तो वो ये ना समझें कि हमें अब आगे कोविड होगा नहीं, या कोविड होगा तो उससे हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। रिसेंट रिसर्चेज में ये देखने को मिला है कि जिन लोगों को 3 या उससे ज़्यादा बार कोविड होता है तो उन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अमूमन तौर पे ये देखा जाता है जब कोविड का फर्स्ट अटैक होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उस व्यक्ति का इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। सेकंड में भी हमारे पास यही देखने को मिलता है कि वो बूस्टर की तरह काम करेगा, उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। लेकिन रिपीटेड यदि किसी को कोविड हो पा रहा है तो ये बता रहा है कि शायद उसका इम्यूनिटी इतना अच्छा नहीं है और उसका इम्यूनिटी नहीं बढ़ पा रहा। तो रिपीटेड कोविड के लिए यदि इम्यूनिटी लो है, तो यदि चौथा या 5वां किसी को अटैक कोविड का होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस, एडमिशंस की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत, वेंटिलेटर की ज़रूरत, इवन यहाँ तक कि डेथ होने की संभावना ज़्यादा है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर विजय, सवाल लें उससे पहले ये जो बात डॉक्टर गिरी कह रहे थे कि अगर री इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और कम होती रहती है। ऐसे में जब एक समय पर यह बात हो रही थी कि बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है, यानी कि उनको रेजिस्टेंस मिल गया है या कहीं ना कहीं एक कवच कहा जाए, क्योंकि एक्सपोजर हो चुका है तो शायद उतना खतरा नहीं होगा। कोरोना वायरस के सिलसिले में जिन लोगों को बहुत मामूली लक्षण आए या फिर लक्षण नहीं आए
और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हुई, तो क्या ये माना जाए कि जो एक इम्यूनिटी की बात होती है या ये कहें कि एक्सपोजर हो गया था, इसकी वजह से प्रभाव कम होगा, ऐसा इसमें नहीं है? देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर बनती है ना, वो यूजुअली ट्रांजिएंट होती है एज कम्पेयर टू बाकी इन्फेक्शन में। ये सब सारे वायरल इन्फेक्शन में हम देखते हैं। जैसे सिंपल हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो आपने देखा होगा कि एक पेशेंट को कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो जुकाम हुआ उसकी इम्यूनिटी कुछ दिन के लिए रहेगी और कुछ दिन में वो गायब हो जाती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट कोविड में भी अप्लाई होता है कि आपको कई बार इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है और द पीरियड वो कम हो जाती है। और खूब सारा डाटा है यहाँ पे जो बताता है कि करीबन 3-4 महीने के बाद इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है और करीबन 9 महीने के बाद में बहुत सारे मरीजों में इम्यूनिटी ना के बराबर होती है। तो ये इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि जो ये हमारा वायरस है ये काफ़ी स्मार्ट है। ये जो हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर देता है, मतलब उससे इम्यूनिटी से बचने के तरीके डेवलप कर लेता है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है आप इम्यून हो, फिर भी जो इस्केप फिनोमेना की वजह से वो दोबारा से इन्फेक्शन कर सकता है। जी, सुरभि जी का एक ईमेल है डॉक्टर विजय आपके लिए। वो ये कह रहे हैं कि उनके फादर एज है 63, स्मोकर रहे हैं, उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद उनको सांस लेने की समस्या अभी भी चल रही है। तकरीबन 5 महीने उनको ऑलरेडी ठीक होकर हो चुके हैं। क्या ये कोविड का प्रभाव है या जो धूम्रपान पहले किया गया हो उसकी वजह से फेफड़े प्रभावित हुए हैं? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोविड क्योंकि प्राइमरी लंग का इन्फेक्शन है, तो ये हो सकता है कि उनके लंग में कुछ रेजिडुअल डिजीज रह गया हो जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, और अगर वो हो गया है तो हो सकता है उसकी वजह से हो। दूसरा ये है कि सांस फूलने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार मसल्स के ऊपर भी अगर इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से भी जो पेशेंट है ठीक से सांस नहीं ले पाता, थकान महसूस करता रहता है, सांस फूलने लग जाता है। तो अगर वो एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे तो हम जांच करके बता पाएंगे कि लंग की वजह से प्रॉब्लम है या मसल्स की वजह से है, या कई बार दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं कोविड के बाद में, उसके बाद भी सांस फूल सकता है। तो अगर वो दिखाएंगे एक बार डॉक्टर को तो आराम से हम इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हैं कि उनका सांस क्यों फूल रहा है, कि सीओपीडी खराब हो गया है या कोविड की वजह से कुछ दिक्कत हो गई है। जी, डॉक्टर गिरी, डोज की वैक्सीनेशन की अगर बात करें, जिन लोगों ने 2 डोजेज ऑलरेडी लगवा चुके थे, प्रिकॉशनरी डोज के लिए कहा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रिकॉशनरी डोज उनकी मिस हो गई है या नहीं लगवा पाए हैं, तो कितने, अगर 1 साल पहले उनके 2 डोज कंप्लीट हो गए थे, कितने समय के बाद लगवाई जा सकती है और प्रभाव उसका कब तक माना जाए कि कहीं ना कहीं अगर इन्फेक्शन हो, संभावना भी कम होगी, अगर हो जाता है तो सिवियरिटी कम रहेगी? देखिए, जहाँ तक फर्स्ट एंड सेकंड डोज की बात है, उस पर रिसर्चेज ने यूजुअली ये आया था हमारे सामने कि उसका इफेक्ट 9 महीने तक, रफली 9 से 1 साल तक रहेगा। और उसी तरह से जो प्रिकॉशन डोज की डिसाइड किया गया था कि वो रफली 9 मंथ्स के अराउंड से प्रिकॉशन डोज कंसिडर की जा सकती है। गवर्नमेंट का एडवाइजरी भी है उसके लिए। गवर्नमेंट की एडवाइजरी के हिसाब से कोई भी अडल्ट 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसको अपना प्रिकॉशन डोज ले लेना चाहिए। लेकिन मैंडेटरली गवर्नमेंट बार बार यही बोलती रहती है कि जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, यानी कि सीनियर सिटीजन है, या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, लंग है, ट्यूबरक्लोसिस है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स है, HIV है, कैंसर्स है, हाइपरटेंशन है, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस, उन लोगों को तो वास्तव में बहुत ज़रूरत है कि वो अपना प्रिकॉशन डोज ले लें। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था उन लोगों को चांसेस कोविड होने के एक तो कम रहे, या यदि हुआ है तो वो माइल्ड ही रहा है, सीवियरिटी के चांसेस कम थे, और सीवियरिटी भी यदि कभी रही है तो उनमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट और डेथ आमतौर पे रिपोर्ट नहीं हुआ जी। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जो लोग 60 साल से ज़्यादा हैं या उनका इम्यूनिटी कम है या उनको कोमॉर्बिड कंडीशन, वो ज़रूर प्रिकॉशन डोज ले लें। जी डॉक्टर गिरी, इससे जुड़ा एक सवाल भी है। राजेश जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि डायबिटिक हैं ये और इनकी उम्र 63 इयर्स है, तो क्या इनको अभी हाल फिलहाल में कोविड हुआ था, लगभग सिर्फ फीवर था, इनको ये नहीं मालूम कि कोविड था या नहीं था, प्रिकॉशनरी डोज लगवानी है, अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स या फीवर होता है कितने समय के बाद ये लगवा सकते हैं? यदि कोविड डॉक्यूमेंट नहीं हुआ और वायरल फीवर कोई हुआ है तो रफली हम 1 मंथ के बाद में दोबारा से उसको कोविड की डोज के लिए एडवाइस करते हैं। जी, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। ब्रेक के बाद कुछ और बातें कोविड के बारे में।
शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कोविड संक्रमण के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसा कहा जाता है कि जैसे वायरल डिजीजेस आती हैं, कुछ वायरसेस जो हैं समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं। डॉक्टर विजय, म्यूटेशन की अगर बात करें, किस तरह से आगे आने वाले समय के लिए कहा जाए, जैसे फ्लू के बारे में कहा जाता है कि हर वर्ष जो है एक नया वैक्सीन आता है और एक उसका बदला हुआ रूप सामने आता है, वैक्सीनेशन जरूरी हो जाती है। आने वाले समय में क्या इसका म्यूटेशन होगा, और अगर म्यूटेशन होगा या उसकी संभावना है, क्या खतरे हो सकते हैं, किस तरह से आगे चला जाए? देखिए, ये तो जो कोविड वायरस है आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस को हम हमेशा पढ़ते हैं कि ये बहुत ही अनस्टेबल वायरस होते हैं, जिनमें म्यूटेशन के बहुत ही हाई रेट होते हैं। जैसे पिछले 2 साल में भी आप देखोगे तो कोविड के इतने सारे वेरिएंट आ गए हैं। पहले अल्फा से शुरू हुआ, फिर डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, और ओमिक्रॉन की सब लाइनेजेस आ रही हैं। तो म्यूटेशन का खतरा तो हमेशा ही रहेगा इसके अंदर। अभी आगे जो है जो वैक्सीन एग्जिस्टिंग है वो इनके अगेंस्ट काम करेंगी नहीं करेंगी, ये तो सारे फ्यूचर में ही पता लगेगा हमें। जैसे अभी तक की जो वैक्सीन है, जो बाईवेलेंट वैक्सीन है, वो बहुत सारे वेरिएंट को कवर करती हैं। पर अगर कोई ऐसा म्यूटेशन आ गया जो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, जो इम्यून एस्केप फिनोमेना जिसमें वायरस डेवलप कर लेता है, तो फिर थोड़ा सा हमें चिंता की बात हो जाएगी कि हमें पता नहीं है कि वो वैक्सीन उस वाले वेरिएंट को कवर करेगी या नहीं करेगी। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लीज हमेशा के लिए रखें, उसमें बिल्कुल भी तकल्लुफ ना बरतें और पूरा ध्यान रखें। दूसरा ये कि जो जैसे हमें लगता है कि कोविड है तो जल्दी से जांच करा लें और अपने आप को आइसोलेट करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जी, और अब समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से कुछ और भ्रमों को दूर करने का। पहला सवाल डॉक्टर गिरी आपसे, क्योंकि इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो चिंता की बात नहीं, सभी निश्चिंत हो जाएं। बिल्कुल, इसमें कोई चिंता की बात नहीं और गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है। उसके लिए बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और सारी की सारी हमारी फैसिलिटीज अपडेटेड है और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पे हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो जो देखा गया है, ये वायरस बहुत ही माइल्ड है, तो कहीं डरने की बात नहीं है। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर विजय हड्डा, जो ये वायरस है इसका प्रभाव श्वसन तंत्र पर होता है, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें पहले से श्वसन रोग हो? जी बिल्कुल, जिन लोगों को पहले से जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है और स्पेशली आईएलडी जो डिजीज है, उनमें अगर कोविड होता है तो उनमें ज़्यादा इफेक्ट आता है। डॉक्टर गिरी, कोई संक्रमित व्यक्ति है यानी सिर्फ लक्षण है तो टेस्ट के बिना ही दवा ली जा सकती है? देखिए, जहाँ तक वायरल इलनेस की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हम एडवाइस कर देते हैं कि वो घर पे रह के पैरास्टामोल का टैबलेट अपने आप ले ले। लेकिन जब उसको ये लगता है, जो सिम्टम्स कोविड वाले लगते हैं, तो उसको अपना टेस्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अपनी मेडिसिन डिसाइड करनी चाहिए। डॉक्टर विजय, क्या ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा कंटेजियस या इन्फेक्शियस है, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा? जी बिल्कुल, ये जो अभी का जो सब वेरिएंट है उसका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, बट लकीली जो सीवियरिटी डिजीज की इतनी ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर गिरी, क्या कोविड के मामले में सिर्फ पैरासीटामोल लेना ही काफ़ी है? कोविड में जो अर्ली स्टेज में हमें सिर्फ पैरास्टामोल की ज़रूरत है, हाँ, लेकिन यदि कोई सीवियर डिजीज़ होती है, मॉडरेट टू सीवियर, वहाँ हमें कुछ एक दूसरी मेडिसिन भी स्टार्ट करनी होती है। कोविड के कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं डॉक्टर विजय जिन्हें ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग की ज़रूरत है? देखिए, ये तो ऐसे तो सब में करना चाहिए, पर स्पेशली जिनको हाई ग्रेड फीवर है, 3-4 दिन के बाद ठीक नहीं हो रहा है, या जो हाई रिस्क पेशेंट हैं जैसे एल्डरली हो गए, जिनको कोमोर्बिड डिजीज हैं, हार्ट के, लीवर के, किडनी, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो ये वाले स्पेशल ग्रुप हैं जिनको ऑक्सीजन मॉनिटर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी डॉक्टर गिरी, इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिसके अंदर ज़्यादा खतरा हो सकता है, सिवियरिटी हो सकती है? वृद्ध लोग, हार्ट पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव या डायबिटिक्स? देखिए, डायबिटीज़, वृद्ध और हाइपरटेंशन में कंपेरेटिवली कम, बल्कि हार्ट डिजीज़ के साथ में तो कोविड काफ़ी मॉडरेट टू सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी डॉक्टर विजय, डज कोविड डैमेज लंग्स लाइक टीबी? क्या टीबी की तरह लंग्स के ऊपर स्कारिंग या डैमेज होता है कोविड के बाद? जी देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग है। इसमें जैसे हम मरीज को इमीडिएटली देखते हैं तो बहुत सारे लंग फाइब्रोसिस के जैसे चेंजेज होते हैं, पर लकीली ज़्यादातर मरीजों में ये पूरी तरह गायब हो जाते हैं या बहुत ही कम रह जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में 1 से 2% लोगों को परमानेंट डैमेज
लंग्स में हुआ है। जी डॉक्टर गिरी, क्या कोविड के बाद डिजेनरेशन की संभावना और उसकी जो दर है वो भी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ देखा गया है? हाँ, कुछ स्टडीज में बोला गया है कि स्पेशली दी मेंटल जो हमारे सेल्स, ब्रेन सेल्स हैं, उस पे का डिजेनरेशन का कुछ इफेक्ट आया, जिसकी वजह से डिजेनरेटिव डिजीजेज इन लोगों में ज्यादा देखने को मिली है। डॉक्टर विजय, क्या जो एक बार इन्फेक्ट हो चुका है इस संक्रमण से, वो ये मान ले कि वो सुरक्षित हो गया? जी नहीं, देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो इम्यूनिटी होती है ये विद टाइम कम होती है, तो आप ये मान के चलो अगर इन्फेक्शन हुआ तो इम्यूनिटी में भी मैक्सिमम 9 मंथ to 1 ईयर ही रहती है। क्या ऐसे पेशेंट्स में सडन डेथ्स का भी खतरा हो सकता है डॉक्टर गिरी? यस, ये बात पक्का है, क्योंकि कोविड की वजह से हाइपरकोएगुलेबल स्टेट रहती है और हार्ट डिजीज होने की संभावना होती है, तो कोई भी कोरोनरी आर्टरी कई बार ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक या इवन अरिथमिया, जो हार्ट की रिदम जो चेंज हो जाती है, उससे डेथ होने की संभावना रहती है। डॉक्टर विजय, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्या कोविड का वैक्सीन फ्लू से या फिर न्यूमोनिया से भी बचाव करेगा लोगों का? जी देखिए, ये तो नहीं बता सकते, पर हमें जो एलिजिबल हैं उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, और जो जैसे हाई रिस्क पेशेंट हैं उनको स्पेशली अगर उन्हें दोनों डोज ले लिए हैं तो वो बूस्टर के लिए वो जाएं, और अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो फर्स्ट डोज भी ले लें वो प्लीज। डॉक्टर सुभाष गिरी, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, हम सब लोग प्रिवेंशंस को फॉलो करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, अपना क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करेंगे, मास्क पहनेंगे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेंगे और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करेंगे, तो हम कोविड से बच सकते हैं। कोविड एक एंडेमिक डिजीज इंडिया में होने वाली है और ये हमें बार बार तंग करता रहेगा। उसका इलाज सिर्फ आपको इसके प्रिकॉशंस के स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर विजय हड्डा, डॉक्टर सुभाष गिरी, कोविड संबंधित भ्रमों को दूर करने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए। और कहा जाता है बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके विषय में जानकारी और जागरूकता तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही जरूरी है संयमित होना। यानी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो संयम बरतें, विशेषज्ञ से सलाह लें, साथ ही सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहें, ये बहुत आवश्यक है। सावधानी रखें। कोविड के सिलसिले में ये कहा जाता है कि अगर आप सावधानी रखेंगे तो न सिर्फ बचाव होगा बल्कि बहुत सारे खतरे हैं जिनमें कमी आ सकती है। कोविड के संक्रमण को हराना है तो सतर्कता को जारी रखना है और टोटल हेल्थ में जानकारी का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।